हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी की अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2027 में देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 10th के लिए साइंस यानी विज्ञान के हम लोग 15 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2027 में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। साइंस यानी विज्ञान में हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये तीनों के 15 सबसे महत्वपूर्ण VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। वैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और ये सभी क्वेश्चन आपको 100% याद होना चाहिए, क्योंकि ये साइंस के 15 सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रकाश के अपवर्तन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या है। यानी प्रकाश के अपवर्तन क्या है और प्रकाश के अपवर्तन के नियम को भी बताना है। ये फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन पूछा गया है, प्रकाश के अपवर्तन तथा प्रकाश के परावर्तन से। तो प्रकाश के अपवर्तन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन को नियम को भी बताना है। और ये क्वेश्चन 2015 में, 16 में, 19 में और 24 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपको याद होना चाहिए। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन क्या है, फिर इसके नियम को भी देखेंगे। तो प्रकाश के अपवर्तन यहाँ पर है। प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के परावर्तन दोनों अलग अलग हैं, दोनों आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखा गया है प्रकाश के अपवर्तन का उत्तर। प्रकाश के अपवर्तन क्या है, तो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछी होकर प्रवेश करती हैं तो वह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती हैं, और प्रकाश की किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने पथ से मुड़ने की इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन क्या है, तो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछी होकर प्रवेश करती हैं तो वह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती हैं, यानी सीधा चलने की बजाय किरण थोड़ा सा मुड़ जाती हैं, और इसी मुड़ने की ही घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, जो कि फिगर में यहाँ पर दर्शाया गया है। ये प्रकाश के अपवर्तन का फिगर है, ध्यान से देखिएगा। ये आपतित किरण है, आपतित किरण को I से सूचित किया जाता है, और ये अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण को R से सूचित किया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये अपवर्तित किरण है। अपवर्तित किरण यहाँ पर ये सीधा आ रही हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पर ये किरण सीधा जाना चाहिए इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा किरण मुड़ी है, और इसी मुड़ने की घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पर आपतित किरण ये सीधा है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा ये किरण थोड़ा सा मुड़ी हुई है, और इसी मुड़ने की घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो वहीं यहाँ पर लिखा गया है प्रकाश के अपवर्तन क्या है, तो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछी होकर प्रवेश करती हैं तो वह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती हैं, और प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने पथ से मुड़ने की घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये तो प्रकाश का अपवर्तन हो गया। अब इसके नियम को भी लिखना है। तो यहाँ पर इसका नियम है, प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। आपको याद होना चाहिए कि प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। तो यहाँ पर ये प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम है और ये दूसरा नियम है। पहला नियम क्या कहता है, तो प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं, जो कि फिगर में यहाँ पर दर्शाया गया है।
ध्यान से देखिएगा तो ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है और बीच में यहाँ पर ये अभिलंब खींचा गया है। तो तीनों कहाँ पर स्थित हैं? तो एक ही तल पर स्थित हैं। ये तल है, यहाँ पर देखिएगा ये तल है। तो तीनों कहाँ पर स्थित हैं? तो एक ही तल पर स्थित हैं। तो पहला नियम तो यही कहता है कि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर ये अभिलंब खींचा गया, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो फिगर में भी दर्शाया गया है। तो पहला नियम यही हो जाएगा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? तो आपतन कोण की ज्वा और अपवर्तन कोण की ज्वा की निष्पत्ति एक स्थिरांक होता है, यानी साइन आई बाई साइन आर होता है। याद रखिएगा, यहाँ पर साइन आई बाई साइन आर ये स्थिरांक होता है। आई और आर यहाँ पर ये फिगर में दर्शाया गया है कि आई यहाँ पर ये आपतित किरण है और आर यहाँ पर ये अपवर्तित किरण है। तो दूसरा नियम यही है कि साइन आई बाई साइन आर ये स्थिरांक होता है और इस स्थिरांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है। प्रकाश के अपवर्तन क्या है हम बता दिए। यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन क्या है? तो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछी प्रवेश करती हैं तो वह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती हैं, यानी सीधा चलने की बजाय किरण मुड़ जाती हैं और इसी मुड़ने की घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये हो गया और इसका फिगर भी इस प्रकार से बनाना है। यहाँ पर ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है, ये आपतित किरण आ रहा है और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो ये किरण थोड़ा सा मुड़ गई है और इसी मुड़ने की घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण और ये तल है और ये बीच में यहाँ पर ये अभिलंब खींचा गया है। तो इस प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन में फिगर बनाना है और उसके बाद इसके नियम को भी इस प्रकार से यहाँ पर लिखना है। तो ये पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखना है। तो यहाँ पर ये उत्तल दर्पण है और ये अवतल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में पहला नंबर है कि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर होता है, जबकि अवतल दर्पण में परावर्तक सतह भीतर की ओर होता है। दूसरा है कि उत्तल दर्पण की दृष्टि क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है और अवतल दर्पण इसका दृष्टि क्षेत्र उत्तल दर्पण की तुलना में काफ़ी कम होता है। उसके बाद है कि उत्तल दर्पण में वस्तु का हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। याद रखिएगा उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल दर्पण में वस्तु का आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। यानी अवतल दर्पण में आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। यह दर्पणों वाहन के साइड मिरर के रूप में काम आता है। यानी उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर के रूप में होता है, जबकि अवतल दर्पण का उपयोग वाहन के अग्रदीप में होता है और दाढ़ी बनाने में होता है। उसके बाद है कि उत्तल दर्पण फोकस धनात्मक होता है। यानी उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक यानी प्लस का होता है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक यानी माइनस का होता है। तो यहाँ पर ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? आप लोग को याद होगा कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर है कि उत्तल लेंस पर जब प्रकाश की समांतर किरणें आपतित होती हैं तो लेंस से अपवर्तन के बाद ये समांतर किरणें एक बिंदु पर मिलते हैं, जो कि फिगर में यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर एक बिंदु पर मिलती हैं
और इससे स्पष्ट होता है कि उत्तल लेंस समानांतर किरणों को अभिसारित करता है और इसी गुण के कारण इसे अभिसारी लेंस कहा जाता है। फिगर भी आपको बनाना है इस प्रकार से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर कि रेलवे का सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है। आप लोग देखे होंगे कि रेलवे के सिग्नल जो होता है वह प्रकाश उसका लाल रंग का ही होता है। क्यों होता है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका उत्तर है कि लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य याद रखिएगा अधिकतम होता है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है। तो लाल रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। फलत कुहासा या धुएं में भी लाल रंग के प्रकाश को कम प्रकीर्णन होता है। फलत दूर से ही लाइन के चालू होने की स्थिति का पता चल जाता है। यानी कुहासा धुएं में भी लाल रंग के प्रकाश दिखाई देता है, यानी प्रकीर्णन कम होता है और इसी कारण दूर से ही लाइन चालू होने की स्थिति का पता चलता है। इसलिए रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। और ये क्वेश्चन 14, 17 और 2026 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो इसका उत्तर है कि हवा की विभिन्न परतों में तापमान अलग अलग होता है। सबसे पहले तारे के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे हमारे नेत्रों में टिमटिमाते नजर आते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे हमारे नेत्रों में टिमटिमाते नजर आते हैं। तो हवा की विभिन्न परतों में तापमान अलग अलग होता है, इस कारण उसका घनत्व भी कम होता है। इसीलिए तारों से आता प्रकाश इन वायु परतों में विभिन्न मात्रा में अपवर्तित होता रहता है और अतः इस कारण तारे हमारे नेत्रों में टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर कि किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, तो चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला है चालक की लंबाई पर, दूसरा है चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल पर और तीसरा है चालक की प्रकृति पर। यहाँ पर ये प्रतिरोध निर्भर करता है इस बात पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है कि प्रत्यवर्ती धारा एवं दृष्ट धारा में अंतर लिखे, यानी एसी और डीसी धारा में अंतर लिखना है। तो आइए अंतर देखते हैं। यहाँ पर ये प्रत्यवर्ती धारा यानी एसी धारा है और ये दृष्ट धारा डीसी धारा है। तो एसी धारा में क्या होता है, तो धारा का मान तथा दिशा समय के साथ बदल जाता है। एसी धारा में समय के साथ धारा का मान समय के साथ और दिशा बदल जाता है। दृष्ट धारा में क्या होता है, तो केवल दृष्ट धारा का परिमाण बदलता है, लेकिन इसमें दिशा भी बदलता है। उसके बाद है कि इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, यानी एसी धारा को आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन डीसी धारा को इसे उत्पन्न करने में कठिनाई होती है। तीसरा है कि इसे सुगमता पूर्वक डीसी में रूपांतरित किया जा सकता है एसी धारा को, और इसे एसी में बदलने में काफ़ी कठिनाई होती है। यानी डीसी धारा को एसी में बदलने के लिए काफ़ी कठिनाई होती है। उसके बाद है कि यह डीसी की अपेक्षा अधिक घातक होता है, यानी एसी धारा डीसी की अपेक्षा अधिक घातक होता है। यह एसी की अपेक्षा कम घातक होता है, यानी डीसी धारा एसी की अपेक्षा कम घातक होता है। यह चालक के ऊपरी सतह पर प्रवाहित होता है एसी धारा, और डीसी धारा यह चालक के भीतरी भाग से प्रवाहित होता है। तो यहाँ तक इसका अंतर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है। तो विद्युत मोटर का सिद्धांत, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। विद्युत मोटर का सिद्धांत, विद्युत मोटर जो है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, याद रखिएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती हैं। ये भी क्वेश्चन 2026 में पूछा गया है। तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती हैं, तो इसका उत्तर है कि बल्ब के अंदर
टंगस्टन का तार रहता है। इस तार का बना कुंडली बल्ब के अंदर उत्पन्न ताप के कारण प्रकाश देता है। अगर बल्ब में ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तो कुंडली ऑक्सीकृत होकर जल जाएगा और बल्ब फ्यूज कर जाएगा। यही कारण है कि बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस यानी N2, आर्गन, AR आदि गैस भरी जाती हैं ताकि बल्ब फ्यूज नहीं हो सके। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? तो बल्ब के अंदर टंगस्टन का तार रहता है और इस तार का बना कुंडली बल्ब के अंदर उत्पन्न ताप के कारण प्रकाश देता है। अगर बल्ब में ऑक्सीजन उपस्थित रहेगी यानी अगर बल्ब में ऑक्सीजन जाएगी तो कुंडली ऑक्सीकृत होकर जल जाएगा और बल्ब फ्यूज हो जाएगा। यही कारण है कि बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस भरी जाती हैं ताकि बल्ब फ्यूज नहीं हो सके। तो यहाँ तक इसका उत्तर हो गया। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि नाभिकीय विखंडन क्या है। नाभिकीय विखंडन क्या है? तो इसका उत्तर लिखा गया है कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भारी परमाणु जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम अथवा थोरियम के नाभिक को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी कराकर हल्के नाभिकों में तोड़ा जा सकता है। जब ऐसा किया जाता है तो विशाल मात्रा में यानी अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। यह तब होता है जब मूल नाभिक का द्रव्यमान व्यष्टिगत उत्पादों के द्रव्यमानों के योग से कुछ ही अधिक होता है। इस मुक्त ऊर्जा का उपयोग भाप बनाकर विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि जीवाश्म ईंधन की कमियां क्या है। जीवाश्म ईंधन की कमियां क्या है? तो जीवाश्म ईंधन की हानियां यानी कमियां यहाँ पर निम्नलिखित हैं। पहला है कि जलने से पर्यावरण प्रदूषित होता है, यानी जीवाश्म ईंधन जलने से पर्यावरण प्रदूषित होता है। जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है जिससे हरितगृह प्रभाव उत्पन्न होता है। इसके जलने पर उत्पन्न अवयवों से अम्लीय वर्षा होती है और यह समाप्त ईंधन है। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ यानी जो अधिक अभिक्रियाशील वाला पदार्थ होता है वह अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर Fe+CuSO4 और अभिक्रिया करके यहाँ पर FeSO4 और प्लस में Cu यानी कॉपर यहाँ पर ये बना रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसमें से कॉपर को विस्थापित किया गया है जो कि कम अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पर कॉपर को विस्थापित किया गया है, इसका उदाहरण यहाँ पर है और इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है, उसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो जिसमें अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, HCl ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यानी ये HCl अम्ल हो गया और उसके बाद यहाँ पर NaOH ये क्षार हो गया। तो दोनों मिलकर यानी अम्ल और क्षार मिलकर यहाँ पर अभिक्रिया करके NaCl सोडियम क्लोराइड ये लवण का निर्माण कर रहा है और प्लस में H2 यानी जल का निर्माण कर रहा है। तो वहीं तो इसका उदाहरण है कि अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है, जो कि यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है कि HCl ये अम्ल है और NaOH ये क्षार है, अभिक्रिया करके NaCl यानी लवण और H2 जल का निर्माण करता है, तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं।
तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा बाहर निकलता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकलता है, यानी ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CH4 प्लस 2O2 और अभिक्रिया करके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और 2H2O और प्लस में यहाँ पर ऊष्मा का निर्माण करता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, हरे पौधे को उत्पादक क्यों कहते हैं? हरे पौधों को उत्पादक और स्वपोषी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो हरे पौधों को उत्पादक और स्वपोषी क्यों कहते हैं? तो पौधे CO2, H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और सूर्य प्रकाश तथा हरित लौ की सहायता से अपने तथा जीव जगत के दूसरे जीवों के लिए भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसलिए उन्हें उत्पादक कहा जाता है। उत्पादक क्यों कहा जाता है हरे पौधे के? तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर हरित लौ का भी सहायता से, यानी ये सभी का उपयोग करके अपने तथा जीव जगत के दूसरे जीवों के लिए भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे उत्पादक कहा जाता है। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर हम साइंस के 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं। आप लोग ये सभी प्रश्न को ज़रूर याद कर लीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और चलिए हम आपको बताते हैं कि सब्जेक्टिव PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। गूगल पर आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट स्टडी, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, इस प्रकार से पहला पेज आएगा RK एक्सपर्ट स्टडी का। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्लास 10th के सेक्शन में जाना है। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 10th का सेक्शन है, और यहीं पर देखिएगा क्लास 10th साइंस VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2027 PDF डाउनलोड, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे तो ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दिया गया है, और नीचे आएंगे तो डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड पर क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर देख लीजिए ये PDF में डाउनलोड हो गया। तो यहाँ से आकर आप लोग सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड कर सकते हैं।